हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ आपके लिए एक बहुत ही क्लासी मूवी लेकर जो कि भरी हुई है सेंटिमेंट्स और इमोशन से। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही इंटीमेट सीन से, जहाँ पर मिस्टर लू अपनी वाइफ जिया के साथ अपने रूम में मौजूद है। जिया जो अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसको इंसिस्ट करती है कि तुम मुझे किस करो, लेकिन लू उसको इनकार कर देता है और उसको कहता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ था उसमें किसिंग की कोई बात नहीं हुई, और वैसे भी जो सर्विसेज मैं तुम्हें देता हूँ उसमें किसिंग शामिल नहीं, इसलिए इससे ज्यादा की मुझसे उम्मीद मत रखना। इस बात पर जिया बहुत ज्यादा हर्ट हो गई क्योंकि वो अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। तभी वो पूछती है कि लू, अब तो हमारी शादी को 7 साल हो चुके हैं, क्या मैं तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी जगह नहीं बना सकी? लू उसको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ महीने में 3 रातें गुजारता हूँ और मेरे लिए ये इनफ से भी ज्यादा है। इससे ज्यादा की मुझसे बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। फिर फ्लैशबैक के थ्रू हमें पास्ट में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर लू की गर्लफ्रेंड जियाहू आईसीयू में मौजूद है क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था। जियाहू का ब्लड ग्रुप बहुत ही रेयर था और उसका ब्लड किसी से भी मैच नहीं हो रहा था, जबकि उसको ब्लड की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तभी वहाँ पर जिया लू के पास आती है और उसको कहती है कि तुम हमारे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो जिसके मुताबिक तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी, तो शायद मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान बचा लूं। लू तो इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन जिया उसको इंसिस्ट करती है और उससे कहती है कि अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया तो मैं कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड की जान नहीं बचाऊंगी, और मेरे अलावा उसकी जान कोई नहीं बचा सकता क्योंकि उसका ब्लड ग्रुप किसी से भी मैच नहीं होता। तभी लू उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के लिए मजबूर हो जाता है और जिया जो उसको पहले ही अच्छी नहीं लगती थी, अब उसके दिल में इसके लिए नफरत पैदा हो गई। वापस आते हैं प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर अब लू जिया को डांट रहा है और उसको कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि 7 साल पहले क्या हुआ था? क्या तुम भूल गई हो कि किस तरह मेरी गर्लफ्रेंड की जिंदगी को लेकर तुमने मुझे थ्रेट किया था? मेरी गर्लफ्रेंड आईसीयू में थी, लेकिन तुमने उस मौके का फायदा उठाया और मुझे इस शादी के लिए मजबूर किया। तभी जिया उसको कहती है कि इस बात को 7 साल हो चुके हैं और तुम अभी तक मुझे ब्लेम करते हो। आखिर तुम वो सब कुछ क्यों नहीं भूल जाते? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं? तभी लू पूछता है, क्या तुम प्यार का पूछ रही हो? मेरे दिल में तुम्हारे लिए कभी प्यार नहीं आ सकता। लू उसको अपने करीब करके बोलता है कि जिया, काश तुम मर चुकी होती, मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं कर सकता, और वो वहाँ से चला जाता है। इस सब से जिया बहुत बुरी तरह हर्ट होती है क्योंकि पिछले 7 सालों से वो सिर्फ इसी कोशिश में थी कि किसी तरह मैं अपने हस्बैंड के दिल में जगह बना लूं, लेकिन वो अभी तक नाकाम थी। इस मुसलसल कोशिश की वजह से अब वो इस सफर में थकने लगी थी, जबकि दूसरी तरफ लू खुद भी एक कांस्टेंट गिल्ट में था। उसको बहुत बुरी तरह फील होता है कि किस तरह उसको मजबूरन जिया के साथ रात बितानी पड़ती है, और ये सब उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब ये सब जब जिया अपनी ऑफिस पहुंची तो उसकी पीए ने उसको बताया कि आपकी कोई जानने वाली आपके ऑफिस में आपका वेट कर रही है। तभी रोयान जिया के ऑफिस में मौजूद थी। रोयान एक्चुअली लू की एक्स गर्लफ्रेंड की सिस्टर थी और वो लू से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। वो लू के ऊपर पानी फेंकती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, लू का पीछा छोड़ दो, वरना अगली बार मैं तुम्हारे ऊपर पानी नहीं बल्कि सल्फ्यूरिक एसिड फेंकूंगी। तभी जिया उसको कहती है कि तुम मेरा पेशेंस खत्म कर रही हो सिर्फ इसलिए कि लू तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है, इसलिए तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकती। रोयान उसको कहती है कि पूरा शहर तुम्हारा तमाशा कर रहा है, तुमने अपने आप को एक जोकर बना के रख दिया है, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, सारा शहर जानता है कि लू तुमसे प्यार नहीं करता और तुम जबरदस्ती उसके साथ रह रही हो। तभी जिया उसको हिट करती है और उसको कहती है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम्हें मरने का शौक है तो मैं तुम्हें खुद मार देती हूँ और तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देती हूँ। जिस पर रोयान उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे हिट करने की। रोयान एक बोतल उठाकर जिया को हिट करने लगी थी कि उसको बाहर से लू और उसके मैनेजर की आवाज आती है। तभी वो एकदम अपना रोल चेंज कर लेती है और बोतल अपने सर पे मार के कहती है कि प्लीज मत करो, मुझे हिट मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रोयान लू को देखकर एकदम मासूम बन जाती है, उसके पास भाग जाती है और कहती है कि लू प्लीज मुझे बचा लो, देखो तुम्हारी वाइफ को क्या हो गया है। तभी जिया लू से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू का मैनेजर वैम्पिंग कहता है कि आखिर रुयान वापस कब आई? ये तो बाहर मुल्क गई थी ना। तभी रुयान उसको बताती है कि मैं अभी ही आई हूँ बाहर मुल्क से, और आते ही मैंने सोचा कि मुझे जिया से मिलना चाहिए, लेकिन ये तो मुझे देखकर ही गुस्से में आ गई। इस पर जिया लू से कहती है कि क्या तुम इसकी बात का यकीन कर सकते हो? तो लू उसको कहता है कि तुम जैसी औरत तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए मैं इसकी किसी भी बात पे यकीन करूंगा। इस बात पर जिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो उठती है और कहती है, एक चीज जिससे मुझे बहुत ज्यादा नफरत है वो ये है कि कोई मुझ पर झूठा इल्जाम लगाए, चाहे वो तुम ही क्यों ना हो। ये वो एक टूटा हुआ गिलास उठाकर अपने आप को हर्ट करती है, जिस पर उसका हाथ बहुत ज्यादा ब्लीडिंग करता है, लेकिन शायद इस बात से लू को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा। तभी वो रुयान को लेकर वहाँ से चला गया और कहता है कि तुम एक सिक औरत हो, तुम साइकोपाथ हो और तुम्हें एक अच्छे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। अभी लू रुयान को लेकर वहाँ से जाने ही लगा था कि जिया उसको आवाज देती है और कहती है कि लू रुको, मेरी बात सुनो, हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके मुताबिक तुमने हमेशा वही करना होगा जो मैं तुम्हें कहती हूँ। मैं तुम्हें कहती हूँ कि यहाँ आओ और मुझे किस करो। सुनकर जहाँ लू को अजीब लगा वहाँ पर रुयान भी बहुत ज्यादा जेलस हो गई और वो एकदम एक्टिंग स्टार्ट कर देती है। लू प्लीज यहाँ से चलो, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। लेकिन जिया उसको कहती है कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना। मैं सिर्फ 5 तक काउंट करूंगी, 5, 4, 3, 2,
तभी लू आगे बढ़ गया और उसने जिया को किस की। किस करने के बाद वो जिया को कहता है कि मुझे तुमसे सच में बहुत ज्यादा नफरत है। इसके बाद वो रुयान का हाथ पकड़ के वहाँ से चला गया। तभी मिस्टर वैम्पिंग जिया को एक टिश्यू ऑफर करता है जिसको वो रिजेक्ट कर देती है। वैम्पिंग उसको कहता है कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं, तुम इस एक मर्द के पीछे क्यों पड़ी हुई हो, क्यों खुद को परेशान करती हो। लेकिन जिया उसको कहती है कि मेरे लिए लू के अलावा कोई मैटर नहीं करता और तुम्हारी ये बातें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही, इसलिए इस टॉपिक को बंद कर दो। बस मुझे सिर्फ इतना बता दो कि आखिर रुयान क्यों लू से चिपकती रहती है। जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली थी उसके मुताबिक तो रुयान का लू फैमिली के साथ बिल्कुल कनेक्शन नहीं। तो फिर इन दोनों के बीच में आखिर क्या मामला है, जिस पर वैम्पिंग उसको कहता है कि बेहतर होगा ये बात आप खुद मिस्टर लू से पूछ लें, और वो वहाँ से चला गया। जबकि अगले सीन में हम रुयान को एक सीक्रेट रूम में देखते हैं जहाँ पर एक बोर्ड पर उसने अपने सारे टारगेट्स की पिक्चर्स लगाई थी और वो मन ही मन में कहती है कि क्या मसला है, पहले जिया ही थी, जैसे ही मैंने उसे जान छुड़वाई अब ये बीच में जिया कहाँ से आ गई, ये सारी मुश्किलें कब खत्म होंगी और आखिर कब मेरा रास्ता साफ होगा। और तभी वो सोचती है कि किस तरह उसने अपनी बहन जियाही का कत्ल करवाया था। फ्लैशबैक में रुयान जियाही के डॉक्टर के साथ मौजूद है और वो डॉक्टर से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बहन का और भी ब्लड जाया करवा दो, जिस पर डॉक्टर बहुत बुरी तरह रिएक्ट करता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है, मुझे लगता है शायद तुम्हें आइडिया ही नहीं कि तुम क्या कह रही हो। तो रुयान उसको कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे के बारे में जानती हूँ जिसका तुम एडमिशन बाहर मुल्क करवाना चाहते हो, लेकिन तुम उसके फीस की टेंशन मत लो, तुम्हारे जितने पैसे लगेंगे वो सब मैं दे दूंगी, बस तुम उतना करो जितना मैंने तुमसे कहा। और ये कहते ही वो उसको एक ब्लैंक चेक दे देती है और वो अपने बहन से कहती है कि बहन मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा बंदोबस्त कर दिया है, अब तुम रेस्ट इन पीस करो। हम वापस उसी सीक्रेट रूम में मौजूद है जहाँ पर रुयान बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो कहती है कि लू मेरी जिद है, उसको पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। अगर लू को पाने के लिए मैं अपनी बहन जो कि मेरी ट्विन भी थी उसकी जान ले सकती हूँ तो जिया तुम सोचो कि मैं तुम्हारे साथ आखिर क्या कुछ करूंगी, मैं तुम्हें कभी भी अपने और लू के दरमियान नहीं आने दूंगी। मूवी आगे बढ़ती है तो जिया एक पार्टी में मौजूद थी जहाँ कुछ लड़कियां उससे पूछती हैं कि तुम अकेले ही आ गई, मिस्टर लू कहाँ पर है। जिया उसको बताती है कि असल में लू बिजी था और उसको किसी मीटिंग के लिए जाना था। उसकी फ्रेंड्स उसके साथ मजाक कर रही थी और उसको कहती हैं कि हम जानते हैं तुम जानबूझकर लू को साथ नहीं लाई, तुम्हारा और लू का रिश्ता ऐसा है कि उसको किसी की भी नजर लग सकती है। तुम्हारी शादी को 7 साल हो गए हैं लेकिन रिश्ता अब भी इतना मजबूत है कि उसको देखकर किसी को भी जेलसी हो जाए, जिस पर जिया हंसती है। लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है रुयान की जो कि वहाँ पर लू के साथ मौजूद थी। तभी एक लड़की कहती है कि वो देखो लू तो रुयान के साथ आ रहा है। रुयान और लू जिया के पास आते हैं। तभी रुयान जिया को कहती है कि आज मैंने तुम्हारे हस्बैंड को बोरो कर लिया है, तुम बहुत जेनरस हो, मुझे पता है तुम बिल्कुल भी माइंड नहीं करोगी। लेकिन जिया उसको कहती है कि इस बारे में मुझसे बिल्कुल भी नाराज मत होना, जिस तरह तुम मेरे हस्बैंड के साथ चिपक के खड़ी हो मैंने इसको बहुत बुरी तरह माइंड किया। और तभी वो रुयान को स्लैप कर देती है, जिस पर रुयान उसको कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे स्लैप करने की। जिया लू को कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि इसको लेकर यहाँ पहुँच जाओ, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इसके साथ आने की। और रुयान से कहती है कि तुम किसी भी गाड़ी में तीसरा पहिया हो, किसी की फैमिली में तुम्हें इंटरफेयर करके क्या मिलता है। मैं तुमसे ये जानना चाहती हूँ कि किसी मैरिड मैन को सीड्यूस करके कैसा फील होता है। लेकिन रुयान उसको कहती है कि जिया मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मेरे और लू के बीच में कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तब तक लू उसको हाथ से पकड़ के साइड पर ले जाता है और साइड पर ले जाकर उसको कहता है आर यू क्रेजी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उसको मारने की। तभी जिया उसको कहती है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई, उसको पकड़ के पार्टी में ही आ गए। तभी लू उसको कहता है कि मेरे दिल में उसको लेकर कोई इंटेंशंस नहीं है। लेकिन जिया उसको कहती है उसके दिल में तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा इंटेंशंस है, उसके दिल में तुम्हें लेकर जो कुछ है वो किसी अंधे इंसान को भी फील हो सकता है। लेकिन लू उसको कहता है कि अगर आइंदा तुमने उसको कभी भी हाथ लगाने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा, मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। जिया भी लू की बातों का अफसोस ही कर रही थी कि वहाँ पर रुयान आ गई और वो उसको कहती है कि देखा तुम जरूर सोचती होगी कि आखिर लू मेरी इतनी परवाह क्यों करता है और वो इतनी केयर क्यों करता है मेरी। जिया उसको कहती है कि मुझे तुम्हारी इन बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, तुम यहाँ से चली जाओ। तभी रुयान उसको कहती है कि चलो इसको जाने दो, मैं तुम्हें एक हिंट और देती हूँ, तुमने वो रिंग तो जरूर देखी होगी जो लू ने हर वक्त पहनी होती है। असल में वो रिंग मेरी सिस्टर की थी, मेरी सिस्टर आईसीयू में थी, तभी तुमने उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया और उसको इस बात के लिए मजबूर कर दिया कि वो तुमसे शादी कर ले, और तुमने फिर भी उसको ब्लड टाइम पर डोनेट नहीं किया और तुम्हारी वजह से मेरी सिस्टर की डेथ हो गई। अगर उस क्रिटिकल टाइम में तुम कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर पे ना पड़ती और सीधे सीधे ब्लड डोनेट कर देती तो शायद आज मेरी बहन जिंदा होती है। और इसी बात का लू को बहुत ज्यादा गुस्सा है। तभी जिया उसको कहती है कि ओह अच्छा, तो तुम जियाही की सिस्टर हो। रुयान उसको कहती है कि तुम मुझसे पूछ रही थी ना कि एक मैरिड इंसान को सेड्यूस करके कैसा फील होता है, तुम अपने दिल पे रख के सोचो, आखिर तुम भी तो मेरी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। चलो मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम बता दो किसी और की फैमिली में इंटरफेयर करके कैसा फील होता है, और फिर भी तुम्हारी सारी मेहनत जाया है, क्योंकि आज भी लू तुमसे ज़्यादा मेरी परवाह करता है। और अगर तुम कहो तो मैं ये सब प्रूफ भी कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आंखें बंद करके कह सकती हूँ कि तुमसे पहले लू मेरी जान बचाने आएगा। और तभी वो उसका हाथ लेकर स्विमिंग पूल में छलांग लगा देती है।
तभी जिया अपने मन ही मन में कहती है कि मुझे लगा कि रुयान वो लड़की है जो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचती है, लेकिन आज मैंने इस बात को एक्नॉलेज किया कि वो असल में मैं हूँ जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है। सिर्फ अपनी डिज़ायर्स को सेटिस्फाई करने के लिए मैंने एक बंदे की जान ले ली। आखिर मैं कैसे किसी को मौत तक पहुँचा सकती हूँ। लू जैसे ही देखता है कि जिया पानी में गिर गई, वो जिया को रेस्क्यू करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मिस्टर वैम्पिंग उससे पहले पानी में कूद चुका था और तभी वो जिया को बाहर निकाल कर ले आता है। लू जब जिया की हालत देखता है तो उसकी तरफ बढ़ता है, तभी वैम्पिंग उसको कहता है कि तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसके करीब जाने की, लेकिन लू उससे कहता है कि ये मेरी वाइफ है, तुम कोई भी नहीं होते मुझे इससे रोकने वाले, ना ही तुम मुझे इससे रोक सकते हो। लेकिन वैम्पिंग उसको कहता है कि तुम्हारे मुँह से वाइफ का नाम सुनकर मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ रही है, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि वाइफ को कैसे रखा जाता है। तभी लू उसको कहता है कि अभी हमारी डाइवोर्स नहीं हुई और तुम्हें जरा बाप बनने की जरूरत नहीं, वैसे भी तुम्हारे सारे खानदान की आदत है मैरिड औरतों के पीछे लगना। तभी वो जिया को लेकर हॉस्पिटल जाने लगा, जिस पर रुयान को बहुत गुस्सा आता है और वो कहती है शिट, मैं जीतने ही वाली थी क्योंकि लू पहले मेरी तरफ आया था। हॉस्पिटल में जब जिया को होश आया तो लू उसके पास ही मौजूद था। होश में आने के बाद जिया उसको कहती है कि मुझे रुयान ने बताया सियाही के बारे में, जिसका मुझे बहुत ज्यादा अफसोस है। तभी लू उसको कहता है तो अब तो वो कहती है कि मैं कॉम्पनसेट करने की कोशिश करूंगी। तभी लू को अपनी जिंदगी का वो वर्स्ट टाइम याद आ गया जब उसकी गर्लफ्रेंड आईसीयू में थी और वो बहुत ज्यादा बेबस था, लेकिन उसके साथ ही उसको याद आता है कि तब किस तरह जिया ने इस मौके का फायदा उठाया था। वो याद करता है कि उस वक्त किस तरह उसने जिया को कहा था कि मेरे दिल में सिर्फ मेरी गर्लफ्रेंड जिया ही है, इसलिए इस कॉन्ट्रैक्ट का तुम्हें कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी जिया उसको कहती है कि अगर मुझे तुम्हारा दिल ना भी मिले तो भी ठीक है, मैं सिर्फ फिजिकल रिलेशन से ही काम चला लूंगी। तभी वो जिया को कहता है कॉम्पनसेट, तुम क्या कॉम्पनसेट करोगी, एक जीते जाते इंसान की जान चली गई और तुम उसकी कॉम्पनसेशन कर सकती हो। सियाही की जान चली गई और उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो, क्योंकि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में ना पड़ती और सीधे सीधे ब्लड डोनेट कर देती तो कभी उसकी मौत ना होती। जिस पर जिया उसको कहती है कि मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब हो जाएगा, अगर मुझे जरा बराबर आइडिया होता तो मैं कभी भी इस तरह ना करती, बस सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। जिस पर रोज को कहता है कि तुम्हारे इस प्यार का मुझे बिल्कुल भी फायदा नहीं, अपना प्यार अपने पास रखो, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं तुमसे कितनी नफरत करता हूँ। जिया उसको कहती है क्या तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो। तभी लू उसको कहता है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी के हर मिनट हर सेकंड में तुमसे नफरत करता हूँ और मेरी सिर्फ इतनी ही ख्वाहिश है कि काश मैं तुम्हें अपने हाथों से मार सकता। सियाही को लेकर जितना गुस्सा मुझे तुम पर है, अब मुझे सिर्फ तभी सुकून आएगा जब तुम मर जाओगी, इससे पहले मुझे कभी सुकून नहीं आने वाला। और तुम्हें जरा भी आइडिया है कि मैं महीने में तुम्हारे साथ 3 रातें क्यों गुजारता हूँ, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हें ह्यूमिलिएट कर सकूं, और ये सब करके मुझे बहुत खुशी होती है। लेकिन अगले ही सीन में मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ चुका था, क्योंकि वैम्पिंग जब रोज गार्डन यानी कि जिया के घर आता है तो वो देखता है कि जिया अपने वॉशरूम के बाथटब में मरी हुई पड़ी थी। ये देखकर उसको बहुत ज्यादा शौक लग जाता है और उसको समझ नहीं आती कि अब क्या किया जाए। दूसरी तरफ जब लू अपने घर आता है तो वो देखता है कि उसकी टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ है। तभी वो जाकर वो लेटर खोलता है, लेकिन वो लेटर दरअसल जिया की तरफ से था, जिसमें वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि लेट एक्सप्लेनेशन का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं और ये यूज़लेस है, लेकिन प्लीज़ तुम मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मुझे पता होता कि मेरी वजह से सियाही की जान चली जाएगी तो मैं कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में ना पड़ती। जो होना था वो हो चुका है, लेकिन मैं अफसोस के अलावा कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे लिए जितना भी गहरा हो, ये किसी की ज़िंदगी से बढ़कर बिल्कुल भी नहीं। इसलिए प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर देना, और इसके साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारी आज़ादी का परवाना देती हूँ। मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ और आज के बाद हमारी कभी मुलाकात नहीं होगी। इस पर लू इस तरह रिएक्ट करता है जैसे उसके जाने से इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, और वो मन ही मन में कहता है कि अच्छा है, तुमने अपना सबक हासिल कर लिया है, आइंदा तुम कभी ऐसा नहीं करोगी। ये बोलकर उसने भी डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिया और यूं उनकी डिवोर्स हो गई। डिवोर्स पेपर के बाद लू बहुत ज्यादा खुश था। उसको इस बात की बिल्कुल फिक्र नहीं थी कि जिया कहाँ पर है और वो किस हालत में है, इसीलिए वो सीधे सीधे नाइट क्लब चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी फ्रेंड जू से हुई। जू उससे पूछता है कि तुम इतना ज्यादा ड्रिंक क्यों कर रहे हो, आज तुम इतना एंजॉय क्यों कर रहे हो। तभी लू उसको बताता है कि असल में मेरी और जिया की डिवोर्स हो गई और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लू कहता है बकवास मत करो, मैं जानता हूँ जिया तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देगी, इसलिए तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे सच सच बताओ क्या बात है। तो लू उसको कहता है कि मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, इनफैक्ट मैं अभी अभी डिवोर्स पेपर को साइन करके आ रहा हूँ। आज के बाद मेरा उस औरत के साथ कोई ताल्लुक नहीं, अब वो जिए या मरे मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तभी जू मन ही मन में सोचता है कि लू तो बहुत ज्यादा खुश है डिवोर्स से, लेकिन पता नहीं जिया इसको डिवोर्स देकर किस हालत में होगी। लू नाइट क्लब में ड्रिंक पे ड्रिंक किया जा रहा था और ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो वहीं पर ढह गया। अभी वो वहीं पर बैठा हुआ था कि वहाँ पर रुयान आ गई। रुयान वहाँ पर आती है और लू की हालत देखकर जू से पूछती है कि इसकी ये हालत क्यों हुई, इसने तो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली है। जू उसको बताता है कि असल में ये दोबारा सिंगल है, इसने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दी है, इसलिए ये बहुत ज्यादा खुश है और इसी खुशी में वो आज एंजॉय कर रहा है। लू के डिवोर्स का सुनकर तो रुयान को बहुत ज्यादा खुशी हुई और वो कहती है कि बहुत अच्छा हुआ, अब मेरा रास्ता साफ हो गया है, अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि जिया ने इसको डिवोर्स दे दी, लेकिन चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ।
तभी लू की आंख खुल गई। अपने पास रुयान को देखकर वो कहता है पीछे हटो, मेरे करीब मत आओ। ये बोलकर लू वहाँ से चल पड़ता है तो रुयान भी उसके पीछे चल पड़ी। तभी जू उसको आवाज देता है और कहता है रुयान, मैं तुम्हें एक एडवाइस देना चाहती हूँ। ठीक है कि जिया और लू की डिवोर्स हो चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें बताता चलूँ कि तुम्हारा अब भी कोई चांस नहीं, इसलिए अपना टाइम ज़ाया मत करो। इस पर रुयान उसको कहती है कि जब तक मैं कोशिश नहीं करूँगी मुझे कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ मेरे हाथ लगने वाला है या नहीं, इसलिए मुझे अपनी कोशिश करने दो। लू नाइट क्लब से सीधा अपने घर आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से अब उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो वही सोफे पर लेट गया। तभी वो देखता है कि जिया उसके पास है और उसको कहती है तुमने फिर इतना ज़्यादा ड्रिंक कर लिया, ये लो दूध पियो, मैंने तुम्हारे लिए दूध गर्म किया है ताकि तुम्हारा स्टमक थोड़ा बेटर फील करे। अभी लू कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन किसको बोलता, वो तो दरअसल उसका गुमान था। तभी वो कहता है कि ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं कैसे उस औरत के बारे में सोच सकता हूँ, क्या मैं क्रेजी हो गया हूँ, मुझे अब भी उसकी थॉट्स आती हैं, ये कैसे हो सकता है। दरअसल लू जिया को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था और उसका इस तरह अचानक गायब हो जाना इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वो कहता है कि ये मुझे क्या हो रहा है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, मैं तो हमेशा से चाहता था कि वो एकदम से डिसअपियर हो जाए, अब मुझे इस तरह की थॉट्स क्यों आ रही हैं। तभी वो अपने फ़ोन पर जिया की तस्वीर निकालकर उसको देखने लगता है, लेकिन फिर कहता है कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आखिर मुझे क्या हो रहा है, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी उसकी पिक्चर देखने की। लेकिन एक मिनट, इस लड़की ने मुझे इस तरह अचानक क्यों डिवोर्स दे दी और इस तरह अचानक क्यों गायब होगी, क्या मैं कोई इसका पपेट हूँ जब इसका दिल आए मुझे डिवोर्स दे दे। और इसी सिलसिले में वो जिया को मैसेज करता है, लेकिन उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलता। इससे पहले कि वो कुछ और सोचता है, उसको हॉस्पिटल से जू की कॉल आ जाती है और वो उसको बताता है कि तुम जल्दी हॉस्पिटल आ जाओ, असल में रुयान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। रुयान का सुनकर लू बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचता है उसको आइडिया हो जाता है कि रुयान को कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट वो ड्रामा कर रही है, क्योंकि लू बाहर से देखता है कि रुयान अंदर बैठी हुई स्नैक्स एंजॉय कर रही थी और उसे कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो अंदर आती है। रुयान उसको कहती है कि प्लीज प्लीज तुम परेशान मत होना, अब मेरी तबीयत ठीक है, आई एम फीलिंग बेटर। जिस पर लू उसको कहता है रुयान मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा स्पॉइल कर दिया है। रुयान पूछती है कि इसका क्या मतलब हुआ, तुम क्या कहना चाहते हो। तभी लू उसकी चादर हटाकर उसके सारे स्नैक्स दिखाता है और उसको बताता है कि तुम ड्रामा कर रही हो, मैंने उस दिन तुम्हें पार्टी में भी नोटिस किया था, तुम ही ने जिया को पानी में गिराया था और तुमने खुद भी छलांग लगाई। तभी वो उसको कहती है कि देखो मेरी शक्ल बिल्कुल जिया ही की तरह है, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तुम मुझे जिया ही समझ लो। लू उसको कहता है कि हाँ तुम्हारी शक्ल बिल्कुल जिया ही की तरह है, लेकिन तुम जिया ही नहीं हो और ना ही तुम कभी जिया ही हो सकती हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत अलग थी। ये सुनकर तो रुयान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि पहले जिया ही की मुसीबत थी, अब हमारे बीच में जिया आ गई, आखिर तुम बास क्यों नहीं आ जाते। तुम 7 साल से इस लड़की के साथ चिपके हुए हो, तुमने सिर्फ ड्रामा किया है कि तुम उसको पसंद नहीं करते, तुम जानते भी हो कि वो मेरी बहन की कातिल है, लेकिन फिर भी तुम उसके साथ अपनी शादी रख रहे हो। जिस तरह से तुम दोनों एक साथ रह रहे हो, तुम भी मेरी बहन की कातिल हो, तुम में और उसमें बिल्कुल भी फर्क नहीं। तभी रुयान सोचती है कि जब जिया ही की डेथ हुई थी तो उसने किस तरह लू को इस बात पर कन्विंस किया था कि ये सब कुछ सिर्फ जिया की वजह से हुआ। अगर जिया कुछ देर पहले आ जाती तो इस तरह कभी ना होता और मेरी बहन की जिंदगी बच जाती। तभी लू उसको कहता है कि तुम टेंशन ना लो, मैंने जिया ही से वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा और मैं अपने वादे पर कायम हूँ। जबकि वो नहीं जानता था कि जिया ही का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद रुयान थी। लू जब रूम से निकला तो वो अपने ही सोचों में गुम कॉरिडोर में जा रहा था और तभी उसी वक्त वैम्पिंग जिया को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। लू जब देखता है कि वैम्पिंग को पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले जाया गया, तभी वो वैम्पिंग के पास आता है और पूछता है कि तुम यहाँ किसको लाए हो। वैम्पिंग उसको कहता है कि मैंने सुना है जब से तुम्हें डिवोर्स हुई तुम हर रात क्लब में एंजॉय करते हो। तभी लू उसको कहता है कि असल में हमारी अभी डिवोर्स नहीं हुई, इसलिए तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस जितना मैंने पूछा है मुझे उतना बता दो। वैम्पिंग उसको कहता है कि मैं यहाँ पर जिया को लाया हूँ, लेकिन तुम अब ये एक्टिंग मत करना कि तुम्हें जिया की बहुत ज्यादा परवाह है। जितने अच्छे हस्बैंड तुम थे वो मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं। तभी लू उसको कहता है कि मुझे जिया को लेकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं, बल्कि उसको यही सूट करता है कि वो मर जाए। उसकी इस बात पर वैम्पिंग को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की लड़ाई होने लगती है। तभी जू आकर उनको कहता है कि तुम दोनों कुछ शर्म कर लो, हम हॉस्पिटल में हैं, एक दूसरे की जान छोड़ दो। लू वैम्पिंग को कहता है कि अब मैं जिया को छोड़ चुका हूँ, इसलिए अगर तुम चाहते हो तो मेरा झूठा खा लो, यानी कि उसके पीछे पड़ जाओ, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स हैं। वैम्पिंग उसको कहता है तुमने बहुत अच्छा किया जो उसको आजाद कर दिया, वैसे भी तुम जैसा मर्द उसको डिजर्व नहीं करता, मैं तो खुद परेशान हूँ कि उसको तुम जैसे मर्द में नजर भी क्या आ गया। लू उसको कहता है कि मुझ जैसे मर्द से क्या मतलब है तुम्हारी, अगर तो तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ कि ये जिया ही थी जो मेरे पीछे आई थी और उसने मेरी मिन्नतें की थी मेरे साथ रहने के लिए, मैंने कभी उसको प्रपोज नहीं किया और अब जब उसने मुझे अपनी मर्जी से डिवोर्स दे दिया है तो अभी मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता उसके जाने से। वैम्पिंग उसको कहता है कि ठीक ही किया तुमने जो उसको छोड़ दिया, लेकिन अब जब तुम उसको छोड़ चुके हो
तो मैं तुम्हें बता दूं कि कभी मत कहना कि तुम पछता रहे हो, क्योंकि मुझे पता है तुम बहुत जल्दी पछताने वाले हो, और जब तुम पछताओगे तो मैं तुम्हारा बहुत अच्छा तमाशा देखूंगा। लू के जाने के बाद जू वैम्पिंग से पूछता है कि जिया को क्या हुआ, तुम उसको यहाँ पर क्यों लाए हो, जिस पर वो उसको कहता है कि अगर तुम्हें जानने का बहुत शौक है तो खुद ही मालूमात करवा लो। तभी जू कहता है कि मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं, मुझे पता है तुम सब एक्टिंग कर रहे हो, और वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल के बाद लू अपने फ्रेंड जूही के साथ नाइट क्लब चला गया, जहाँ पर जू उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है जिया को क्या हुआ होगा। तभी वो उसको बताता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, ये सब महज एक ड्रामा है। जिस पर जू उसको एक्सप्लेन करता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि जिया का सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल ही खामोश है, जबकि वो तो एक ऐसी लड़की थी जो अपनी हर सेकंड की अपडेट्स सोशल मीडिया पर जरूर देती थी। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अब तो वो अपनी मीटिंग्स में भी नहीं होती, बहुत दिन हो गए किसी ने उसको नहीं देखा। लुइस को कहता है कि अगर ऐसा है तो मुझे पक्का यकीन है कि वो किसी और के साथ नहीं बल्कि वैम्पिंग के साथ कहीं गई होगी, और जब वो लोग एंजॉयमेंट पूरी कर ले तो उसके बाद ये अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ जाएगी। लेकिन उसके इस एक्सप्लेनेशन पर जू बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता, और वो उसको कहता है नहीं, मुझे लगता है मामला सीरियस है, क्योंकि जिया हॉस्पिटल में थी, मुझे तो लगता है उसकी डेथ हो गई है। तभी लूस को कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टेंट्रम क्रिएट कर रही है, जब उसका सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा और वो काम डाउन हो जाएगी तो तुम देख लेना वो वापस अपनी नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आ जाएगी। फिलहाल वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए ये सब कुछ कर रही है। अभी ये डिस्कशन जारी ही थी कि वहाँ पर एक बिजनेसमैन आ गए जो मिस्टर लू को देखकर कहते हैं कि ओहो ये देखो यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, देखो हमारी मुलाकात मिस्टर लू से होगी। मिस्टर लू आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी डिवोर्स हो गई है, मुझे बहुत खुशी है कि आप एक दफा फिर आजाद हो चुके हैं। जिया जैसी लड़की यही डिजर्व करती है कि उसको इस तरह छोड़ दिया जाए। जिस पर लू उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। तभी वो उसको बताता है कि असल में हमारी एक दफा उसके साथ मीटिंग थी। मैं तो आपको बता ही नहीं सकता कि अपने बिजनेस को लेकर वो कितनी कंसर्न है। एक्चुअली एक दफा हमारी एक डील होना थी और मैं जानता था कि ये ड्रिंक नहीं करती क्योंकि उसको अल्कोहल से एलर्जी थी। तभी मैंने जानबूझकर ये कंडीशन रखी कि जब तक तुम बियर के 2 बोतल ना पी लो मैं तुम्हारे साथ डील नहीं करूंगा। ये सुनना ही था कि वो खटाखट तो पूरे बोतल पी गई। और फिर क्या होना था, उसकी तबीयत इतनी खराब होगी कि हमें उसको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ा। लेकिन उसकी ये बात तो शायद लू को बहुत बुरी लगी थी। तभी लू उसको एक बोतल देता है और उसको कहता है कि ये लो, तुम ये पूरी बोतल पी लो और मैं तुम्हारे साथ बिजनेस में कोऑपरेट करूंगा। वो पूछता है कि क्या तुम ऐसा करोगे। तभी वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। जब वो बोतल पीने लगता है तो तभी लू उसको कहता है कि पीछे हटो। तभी वो वहाँ से निकल गए और बाहर अपनी गाड़ी के पास आ गए। लेकिन जैसे ही वो गाड़ी के पास आए तभी जू अपनी फ्रेंड को बोलता है कि तुम जानते हो ये आदमी कितना इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन है, इसके बावजूद भी तुम उसको चैलेंज कर रहे हो, वो भी सिर्फ जिया के लिए। तभी वो उसको कहता है कि जिया कहाँ से आ गई बीच में, और किसने कहा कि मैं जिया को डिफेंड कर रहा हूँ। मैं जिया को डिफेंड नहीं कर रहा, बल्कि मुझे अच्छा नहीं लगता जो लोग अपनी पावर को अब्यूज करते हैं। तभी जू उसको कहता है कि तुम हमेशा अपनी बात को डिनाई कर देते हो। जबकि अगले सीन में जिया की एक फ्रेंड लू के घर आती है और वो अपने सर्वेंट्स को बोलती है कि इस घर में जिया की सारी चीजें इकट्ठी कर लो। और तभी उसको जिया की एडवाइस याद आ जाती है जिसने उसको कहा था कि मेरी डेथ के बाद लू का ख्याल रखना, उसको कभी भी ब्लेम मत करना, और हाँ तुम अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना। और तभी वो जिया की पिक्चर को देखकर रोने लग जाती है और उसको कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, तुम कैसे किसी के लिए अपनी जान ले सकती हो, तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। जबकि दूसरी तरफ लू अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी जू उसके पास आता है और उसको एक फाइल देता है और उसको बताता है कि ये फाइल उस प्रपोजल की है जो हमने जिया के ऑफिस भिजवाई थी, लेकिन उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया है और वो हमारे साथ काम नहीं करना चाहते। तभी वो कुछ खामोशी के बाद लू को कहता है कि लू मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। लू पूछता है कि कैसी गड़बड़। तभी जू उसको कहता है कि देखो तुम दोनों के बीच में हमेशा जितनी भी टेंशन रही, लेकिन जिया ने कभी भी बिजनेस को नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन अब उसने प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे दिनों से उसको किसी ने भी ऑफिस में नहीं देखा, बल्कि उसका सारा बिजनेस अब उसकी एक फ्रेंड मैनेज कर रही है। मुझे तो बस सिर्फ इस बात का डर है कि कहीं उसको कुछ हो ना गया हो। उस दिन हमने उसको हॉस्पिटल में भी देखा था। इससे पहले उसको जब भी तुम पर गुस्सा था उसने आराम से अपना गुस्सा उतारा और इस तरह गायब कभी भी नहीं हुई। तभी लू उसको कहता है कि जिया एक ऐसी लड़की है कि अगर तुम उसको आसमान से भी नीचे गिरा दो तभी वो मैनेज कर लेगी और अपने आप को कभी भी इंजर्ड नहीं होने देगी। तो अब उसको क्या हो सकता है। दरअसल मामला यह है कि तुम्हारे पास बहुत सारा फ्री टाइम है और तुम आलतू फालतू की चीजें सोचते रहते हो। तभी वहाँ पर रुयान आ जाती है और जू उसको देखकर बाहर निकल जाता है। रुयान वहाँ पर असल में लू के लिए खाना लेकर आई थी और वो लू को बताती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए खुद अपने हाथों से कितना स्पेशल खाना बनाया है और ये खाकर तो तुम्हें बहुत ही मजा आने वाला है। लेकिन इससे उसका मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि इससे लू को याद आता है कि किस तरह एक दिन जिया ने उसके लिए अपने हाथों से कितना स्पेशल खाना बनाया था। लू उसको कहता है कि मुझे खाना नहीं खाना। तभी जिया उसको कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम्हें सी फूड से एलर्जी है, लेकिन तुम टेंशन ना लो, मैंने बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट्स यूज किए हैं और तुम्हें बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होगी। तभी वो लू को वहाँ पर बिठाती है और खुद अपने हाथ से उसको खाना खिलाने लगती है। लेकिन एक स्पून सूप लेने के बाद ही लू वहाँ से उठकर अंदर चला जाता है, जिस पर जिया बहुत बुरी तरह हर्ट होती है। रुयान लू को बोलती है कि क्या तुम ये खाना ट्राई नहीं करोगे।
ठीक है, मुझे पता है कि मैंने बहुत इमेच्योरिटी दिखाई, मुझे वो हरकत नहीं करनी चाहिए थी, प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, ये खाना ट्राई कर लो। लेकिन लू तो शायद जिया की यादों में गुम था और वो अपने आप से मन ही मन में कह रहा था कि मैं जिया को कैसे याद कर सकता हूँ। क्या मैं भूल गया हूँ कि जिया ने जियाही के साथ क्या किया था और उसी की वजह से मैंने जियाही को खो दिया। मैं इस तरह बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैं जिया को बिल्कुल भी मिस नहीं कर रहा। वो उठकर वहाँ से जाने लगता है तो रुआन पूछती है कि प्लीज़ ये खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए इतने स्पेशल बनाया है। तभी वो उसको बताता है कि असल में मुझे सी फूड से एलर्जी है। लू तो वहाँ से जा चुका था लेकिन रुआन बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और तभी वो कहती है कि आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना सकूँ। ऑफिस से निकलकर लू जिया को कॉल करता है लेकिन जिया कॉल रिसीव नहीं करती। तभी लू को याद आता है कि किस तरह एक दिन जब वो घर आया तो जिया उससे नाराज थी। जब उसने पूछा कि क्या मसला है तब जिया ने उसको बताया कि देखो तुम्हारे फ़ोन में तो मेरा नंबर ही सेव नहीं, बल्कि मैंने तो अपने फ़ोन में न सिर्फ तुम्हारा नंबर स्पेशल नेम से सेव किया है बल्कि उसके लिए एक स्पेशल रिंगटोन भी लगाई है। तभी लू उसको कहता है कि दिस इज़ बोरिंग, खैर ये लो मेरा फ़ोन और तुम इसमें अपना नंबर भी एक स्पेशल नेम से सेव कर लो। जिया उसको कहती है कि ये हुई ना बात और खुश हो जाती है और फिर उसको कहती है कि मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम आहिस्ता आहिस्ता मुझे पसंद करने लग जाओ, अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है। अभी लू इन सोचों में ही गुम था कि जू भागता हुआ उसके पास आता है और बहुत ज़्यादा परेशान था। लू ने उससे पूछा कि क्या मसला है तो उसने बताया कि असल में मैं वैम्पिंग का पीछा कर रहा था और मैंने देखा कि वो एक ग्रेवयार्ड में जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस ग्रेव को वैम्पिंग ने विजिट किया था उसके ऊपर जिया के नाम का टॉम्बस्टोन लगा हुआ है। जू लू को कहता है कि जिया के नाम का टॉम्बस्टोन देखकर तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि उसकी डेथ हो चुकी होगी? इस पर लू उसको कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता, लेकिन इस तरह अचानक उसकी डेथ कैसे हो सकती है? मुझे तो लगता है वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो हम उसकी सारी कंपनी को सू करेंगे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वो सिर्फ एक गेम खेल रही है, इन सब गेमों से मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वो इस तरह से गेम खेलना चाहती है तो मैं भी उसके साथ गेम खेलूंगा और मैं ये गेम उससे अच्छे तरीके से खेल सकता हूँ। जब मूवी आगे बढ़ी तो जिया की फ्रेंड जिया के ऑफिस में मौजूद थी। तभी उसकी पीए उसके पास आती है और उसको एक बैड न्यूज देती है। पीए उसको बताती है कि असल में लू की कंपनी ने हमारी कंपनी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात बनाना शुरू कर दी हैं और हमारे सारे शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं और इससे इंटरनेशनल मार्केट में हमारे स्टेक्स पे बुरी तरह इफेक्ट हो जाएंगे, इसलिए हमें चाहिए कि हम इमीडिएटली कोई स्टेप लें। लू की कंपनी बस एक ही डिमांड कर रही है कि जब तक वो मिस जिया को खुद नहीं देख लेते वो हमारे साथ कोई भी डील नहीं करने वाले और न ही हमें किसी और के साथ डील करने देंगे। अगर हमने अपनी कंपनी की स्टेक्स को बचाना है तो हमें जल्द अज जल्द कोई स्टैंड लेना होगा, वरना लू की कंपनी हमारे 10 मिलियन युआन की डील को रिजेक्ट कर देंगे। तभी जिया की फ्रेंड कहती है कि मुझे आइडिया था कि ये सब ऐसे नहीं चलने वाला और लू ने बिल्कुल वही किया जो हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं, तुम लू को ये मैसेज भिजवा दो कि अगर वो जिया से मिलना चाहता है तो आ जाए, मैं उसकी जिया से एक बहुत अच्छी मुलाकात करवा दूंगी। तभी वो जिया की पिक्चर उठाती है और उससे बातें करने लगती है और वो कहती है कि मैं क्या करूँ जिया, तुमने सिर्फ एक ही चीज़ मेरे हवाले की थी और वो तुम्हारी कंपनी थी और मैं उसकी भी हिफाजत नहीं कर पा रही। अब मैं वो सब कुछ करूंगी जो मुझे करना चाहिए। लू अपने फ्रेंड के साथ उनकी बताई हुई जगह पर पहुंच चुका था, जहां पर पहुंचकर उसका फ्रेंड उससे पूछता है ये तो वही जगह है ना जहाँ तुम दोनों की शादी हुई थी। जिया की फ्रेंड लू के पास आती है और उसको कहती है कि तुम जिया से मिलना चाहते थे ना, तो लो मिलो जिया से। और तभी वो उसको जिया की आखिरी पिक्चर दिखाती है। तुम हमेशा से यही ख्वाब देखते रहे हो कि तुम खो जाओ और वो तुम्हें ढूंढती ढूंढती यहाँ तक आ जाए, लेकिन देखो आज तुम उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आए हो। वो मर चुकी है, तुम्हारी यही ख्वाहिश थी कि तुम्हारी उससे जान छूट जाए, तो तुम्हारी जान अब छूट चुकी है। और तभी वो उसको थप्पड़ लगाती है। लू उसको कहता है कि दोबारा से सिमेट्री, दोबारा से मेमोरियल पिक्चर, ये सब ड्रामा है और मैं बहुत पक चुका हूँ ये सब देख देख कर। मुझे सब पता है कि ये सब एक नाटक हो रहा है। आई एम वार्निंग यू फॉर द लास्ट टाइम, उसको बोलो कि सामने आए वरना मैं उसकी सारी कंपनी को बैंकक्रप्ट कर दूंगा। वो कहती है कि ओह तो तुम्हें लगता है कि ये मेमोरियल पिक्चर फेक है, तो ये लो देखो उसका डेथ सर्टिफिकेट। अब ये मत कहना कि ये सर्टिफिकेट भी फेक है। लू जब डेथ सर्टिफिकेट को देखता है तो एक पल के लिए वो सदमे में चला जाता है, लेकिन फिर ये एकदम गुस्से में आकर कहता है कि नहीं, मुझे किसी चीज़ पर यकीन नहीं, मुझे उससे पर्सनली मिलना है और अगर ऐसा नहीं तो मुझे उसकी डेड बॉडी देखनी है, वरना मैं किसी चीज़ पर यकीन नहीं करूंगा। तभी वहाँ पर एंट्री होती है वैम्पिंग की, जो कि वहाँ पर आकर उसको कहता है कि ठीक है तुम्हें मेमोरियल पिक्चर और डेथ सर्टिफिकेट दोनों पर यकीन नहीं, लेकिन क्या तुम्हें इस चीज़ पर भी यकीन नहीं? और तभी वो उसको उसकी वेडिंग रिंग दिखाता है। वेडिंग रिंग देखकर तो लू की हालत ही खराब होगी और वो समझ गई कि वाकई कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है और ये लोग जो भी कह रहे हैं सच कह रहे हैं, क्योंकि ये रिंग तो वो कभी नहीं उतार सकती। और फिर ही वो सोचता है कि किस तरह जिया ने खुद उससे फरमाइश करके ये रिंग अपने हाथों पर पहनवाई थी और जब उसने उसको ये रिंग पहनाई तो वो कितनी खुश थी। तभी वो उस रिंग को कह रही थी कि तुम बहुत खुशकिस्मत हो, तुम्हें मुझे लू ने खुद पहनाया है, इसलिए मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी और मैं तुम्हें कभी नहीं उतारूंगी। लू एक दफा फिर जिया की यादों में खो चुका था और तभी उसको याद आता है कि एक रात उनके दरमियान क्या हुआ था। जब जिया ने उसका डोर नॉक किया, जब उसने दरवाजा खोला तो जिया कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ यहाँ सो सकती हूँ? एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है।
लू पूछता है कि किस चीज़ से डर लग रहा है, क्या तुम्हें भूत से डर लग रहा है? जिया कहती है कि हाँ। तभी लू उसको कहता है कि अगली बार जब आना हुआ तो अपने लिए अच्छा बहाना ढूंढना। यही बोलकर वो जिया को भेजने लगता है कि फिर उसको अपने करीब कर लेता है और कहता है कि ठीक है, हम महीने में 3 रातें एक साथ गुजारेंगे, लेकिन याद रखना अब इसके बाद तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलने वाला। तभी वैम्पिंग उसको कहता है कि मैं और तुम हम दोनों जानते हैं कि जिया ये रिंग कभी नहीं उतार सकती, लेकिन मुझे यकीन है कि अब तुम बात को समझ चुके हो। जिया हमारे बीच नहीं रही और इस बात को तुम जितना जल्दी मान लो उतना ही बेहतर है। लेकिन अब तो जैसे लू को भी यकीन आ गया था, वो रिंग लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अब उसकी हालत बहुत कंट्रोल से बाहर थी। वो आके गाड़ी में बैठ गया और कहता है कि जिया की डेथ हो गई, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है और मैं ये कभी भी नहीं होने दूंगा। रोज गार्डन पहुंचकर वो चिल्लाने लगता है कि जिया तुम कहाँ हो, बाहर निकलो, बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा, तुम जहाँ पर भी छुपी हुई हो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और तुम्हारा ये ड्रामा अब मजीद नहीं चलने वाला। वक्त के साथ साथ उसका दर्द अब बढ़ने लगा था और वो बुरी तरह से जिया को ढूंढ रहा था, लेकिन जब उसको पता चल गया कि वो कहीं नहीं मिलने वाली तो वो थक हार कर बाहर सोफे पर बैठ गया। अभी वो लाउंज में बैठा ही था कि उसको किसी के कदमों की आवाज़ आती है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि चलो शुक्र है जिया आ गई। वो कहता है कि जिया तुम आ गई, लेकिन जब उसने देखा तो वो जिया नहीं बल्कि रुयान थी। रुयान को देखकर लू का मूड बिल्कुल खराब हो गया, लेकिन रुयान लू को देखते ही उसको हक कर लेती है और उसको कहती है कांग्रेचुलेशंस, मैंने सुना है कि जिया की डेथ हो गई है। चलो अच्छा ही हुआ तुम्हारी जान छूट गई, वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग थी, लेकिन अब तुम मुकम्मल तौर पे आजाद हो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन जो जवाब उसको लू ने दिया उसको सुनकर तो रुयान के कानों से धुआं निकलने लगा। लू उसको कहता है कि जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जिया को कुछ नहीं होगा, वो जहाँ पर भी है मैं उसको ढूंढ लूंगा, उसको कुछ नहीं हो सकता, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारे बीच का मामला है, हम सॉर्ट कर लेंगे और तुम मुझसे प्लीज दूर रहो। तभी रुयान उसको कहती है कि ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, उस औरत ने तुम्हें 7 साल के लिए टॉर्चर किया, तुम्हें ह्यूमिलिएट किया और तुम अब भी उसको ढूंढने पे पड़े हुए हो, उसका पीछा छोड़ दो। तुम खुश क्यों नहीं हो जाते, तुम्हारी उससे जान छूट चुकी है, इस बात को तुम एक्सेप्ट कर लो। लेकिन लू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ कहीं छुपी हुई है, मुझे उसको ढूंढना है और मैं उसको ढूंढ निकालूंगा। तभी वो उसको कहती है कि क्या तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे कैसे प्यार कर सकते हो, उस जैसी औरत से तुम्हें प्यार नहीं करना चाहिए। लू उसको कहता है कि प्यार, मैं उससे क्यों प्यार करूंगा, मैं उससे प्यार कर ही नहीं सकता, उस जैसी औरत से मैं उससे नफरत करता हूँ। बस मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि वो मुझे धोखा दे रही है और वो मुझसे छुपी हुई है, जबकि झूठ बोला जा रहा है कि वो मर चुकी है। लेकिन फिर वो खुद से पूछता है कि अगर ऐसा है तो जब उसकी फ्रेंड ने मुझे उसकी मेमोरियल पिक्चर दिखाई तो मुझे इतना हर्ट क्यों हुआ। बल्कि मुझे लगता है कि मेरे ही साथ कोई मसला है, मुझे अपनी फीलिंग को समझने की जरूरत है ताकि मुझे समझ जाए कि आखिर मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन तभी रुयान अपना कोट उतार कर उसको सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसको कहती है कि देखो अब हमारे बीच में कोई भी नहीं, जिया भी नहीं, जिया ही भी नहीं, अब सिर्फ मैं और तुम। मुझे इतना प्यार तुमसे कोई नहीं कर सकता, मैं तुमसे जिया से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज तुम मुझे एक्सेप्ट कर लो। तभी लू उसको कहता है कि मैंने जिया ही से प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें कहता हूँ कि मेरा और तुम्हारा ताल्लुक खत्म, अब तुम्हारा जो कुछ भी है उसकी जिम्मेदार तुम खुद हो। ये बोलकर लू वहाँ से चला जाता है। तभी रुआन को कॉल आती है और एक बंदा उसको बताता है एक्चुअली आपके कहने पर हमने मिस्टर लू का पीछा किया था और वहाँ पर हमने कुछ ऐसी चीजें देखी जो आपको भी जरूर देखनी चाहिए। मैं आपको फोटोज भेज रहा हूँ, आप वो देख लें। लेकिन अगले ही सीन में हम मिस्टर लू को देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा ड्रंक है और वो बोतल पे बोतल पिए जा रहा है। तभी जियो उसके पास आता है और उसको कहता है कि लू ये तुमने क्या किया हुआ है, अपनी क्या हालत बना रखी है, देखो तुम किस हालत में हो, प्लीज खुद को संभालो, क्या मसला है, क्यों ऐसा कर रहे हो तुम। तभी लू उसको वो रिंग दिखाता है और उसको कहता है कि ये देखो, तुम्हें पता है ये रिंग मैंने खुद जिया को पहनाई थी और जब मैंने उसको ये पहनाई तो वो बहुत ज्यादा खुश थी। तब उसने कहा था कि ये तुमने मुझे अपने हाथों से पहनाई है, इसलिए मैं इसको कभी नहीं उतारूंगा। लेकिन आज देखो वो इसको उतार कर चली गई, पता नहीं वो कहाँ पर है। तभी जू उसको कहता है कि देखो मैं जानता हूँ कि तुम जिया को लेकर अपसेट हो, लेकिन तुम परेशान मत हो, तुम ये भी याद रखो कि किस तरह उसने एक पेपर को यूज करके तुम्हें 7 साल अपसेट रखा। लू उसको कहता है क्या तुम जानते हो कि पिछले 7 साल में सिर्फ उससे नफरत का इजहार करता रहा हूँ, मैंने हमेशा उस पर अपनी नफरत थोपी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट थी, उसने वो सब कुछ भी एक्सेप्ट कर लिया, उसने कभी मुझसे शिकायत नहीं की, वो इस सब के बावजूद भी मेरे साथ रहने पर खुश थी। जी उसको कहता है कि देखो इस तरह अपसेट होने का बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं, तुम मूव ऑन कर जाओ और इस सब को भुला दो। तभी लूज को बताता है कि एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, मुझे उसके साथ ये सब नहीं करना चाहिए था, अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने उसके साथ क्या किया। जी उसको कहता है कि देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस सिचुएशन में हो और तुम्हारी इस वक्त क्या कंडीशन है, लेकिन मामला ये है कि अब जिया हमारे बीच नहीं रही, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम अब आगे बढ़ो। तभी लू उसको कहता है कि काश मैंने उसको वैल्यू दी होती, काश मैंने उसको वो सब कुछ नहीं कहा होता जो मैंने उसको कहा था, काश मैं उसको ना कहता कि मैं उसको ह्यूमिलिएट करना चाह रहा हूँ और मैं ये ना कहता कि मैं उससे कितनी नफरत करता हूँ। मैंने उसको बोला कि मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से लेना चाहता हूँ,
काश मैंने ये सब कुछ ना कहा होता। प्लीज़ तुम कह दो कि वो जिंदा है और वो हमारे बीच मौजूद है। ये सब मेरी बर्दाश्त से बाहर है। ल्यूइस को कहता है कि अपने किए का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, लेकिन अब वो नहीं है तो मैं कैसे कॉम्पनसेट करूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपनी इस कंडीशन को कैसे ओवरकम करूँ। कल मैं उसके ग्रेव पर जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ आओगे? प्लीज़ तुम मेरे साथ आ जाओ। लेकिन जैसे ही कहानी आगे बढ़ती है, मूवी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है और हम देखते हैं कि जिया एक्चुअली जिंदा है। जिया एक होटल रूम में थी और वैम्पिंग ने उसके पास जाकर उसको सारी रिपोर्ट दी और उसको बताया कि लू अब भी तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करता है और वो कभी नहीं चाहता कि तुम वापस आओ, और इसीलिए वो हमारी कंपनी के पीछे पड़ गया है और अब शायद हम अपनी कंपनी को कभी ना बचा पाए, क्योंकि लू अपनी बात का बहुत ज्यादा पक्का है। वैम्पिंग जानता था कि जिया की मौत का सुनकर लू बहुत ज्यादा अपसेट है और वो इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, लेकिन फिर भी उसने जिया से झूठ बोला क्योंकि वो नहीं चाहता था कि लू को लेकर जिया के दिल में कोई भी उम्मीद रहे। तभी वो जिया से कहता है कि हमारी कंपनी को अब कोई नहीं बचा सकता, हमारा सारा बिजनेस डूब रहा है और इस सब की वजह सिर्फ लू है। तभी जिया कहती है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कंपनी डूबती है तो डूब जाए, अब मेरे लिए ये सब चीजें बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों से पीछे हट चुकी हूँ। मेरे लिए बस यही मैटर करता है कि अब मैं लू की ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ। मैं सिर्फ देखना चाहती थी कि मेरी मौत का सुनकर उसको क्या इफेक्ट होता है, लेकिन उसको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ा। तभी वैम्पिंग उसको कहता है कि दरअसल जिया, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। मुझ में हिम्मत नहीं, लेकिन प्लीज़ मुझे इतनी हिम्मत दे दो कि मैं एक दफ़ा खुल के तुम्हें समझा सकूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें अब ब्लू को भूल जाना चाहिए और एक मौका मुझे देना चाहिए। अभी बात उसके मुंह में ही थी कि जिया ने उसकी बात मुंह से छीन ली। जिया उसको बताती है कि मैं खुद बहुत बड़े सदमे में हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने दिल में कभी भी किसी को जगह दे सकूंगी, या मेरे दिल में लू के लिए मोहब्बत कम हो सकती है, इसलिए तुम इस बात को यहीं पर ख़त्म कर दो। मैं नहीं चाहती कि ये बात आइंदा कभी हमारे बीच में आए। मैं तुम्हारी बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ क्योंकि तुमने हमेशा मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की। मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फीलिंग्स हैं, लेकिन इन सब का प्यार से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं, और ना ही मुझे लगता है कि फ्यूचर में हमारे बीच ऐसा कुछ हो सकता है। कल मुझे एक आखिरी काम करना होगा और उसके बाद मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी फेक डेथ के मामले में तुमने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, बस मैं सिर्फ इतना ही रिक्वेस्ट करूंगी कि इस बात को हमेशा सीक्रेट रखना, और कल के बाद तो शायद ही हम कभी एक दूसरे को देख सकें। इस पर वैम्पिंग उसको कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ, अब तुम थोड़ा आराम कर लो क्योंकि कल तुम्हें जाना होगा। तभी वैम्पिंग अपनी फीलिंग्स को अपने दिल में दबाए वहाँ से निकल जाता है और बाहर निकलते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि आखिर तुम उस बंदे को भूल क्यों नहीं जाती, उसमें ऐसा खास क्या है। जबकि एक दोनों के बगैर जिया और लू दोनों ही बहुत ज्यादा बेचैन थे और वो दोनों ही अपनी जिंदगी का करार खो चुके थे। तभी जिया कहती है कि काश मेरा जिंदगी में कभी लू से सामना ना हो। मैं नहीं चाहती कि हम कभी भी एक दूसरे को देखें या हमारी एक दूसरे पे नजर पड़े। अगले दिन जिया को एक आखिरी काम करके हमेशा के लिए अब्रॉड चले जाना था, और वो आखिरी काम कुछ और नहीं बल्कि उसको अपने रोज गार्डन यानी अपने विला को विजिट करना था। लेकिन वहाँ पर इंटर होते ही वो बहुत ज्यादा अपसेट हो गई क्योंकि घर के हर कोने से लू की यादें वाबस्ता थी। तभी वो याद कर रही थी कि किस तरह यहाँ पर लू ने उसको उसकी वेडिंग रिंग पहनाई थी। इसके अलावा जो भी अच्छा वक्त उन्होंने एक साथ गुजारा था वो सब उसको याद आता है। जिया लू को बहुत ज्यादा मिस कर रही थी और कहती है कि तुम्हें भूलना मेरे इख्तियार में बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर बैठे वो सोच रही थी कि काश लू मेरे साथ होता। आज मेरा यहाँ पर आखिरी दिन है, आज के बाद हम कभी भी एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी हुई एक फ्रेम पर पड़ती है और उसको देखते ही वो कहती है कि इस पिक्चर से लू को कितनी नफरत थी। वो जब भी इस पिक्चर को देखता था उसको गुस्सा आ जाता था। क्या उसको अब भी इससे नफरत होगी? अभी वो यही सोच रही थी कि वो लू को अंदर आते हुए देखती है। तभी वो जाकर पीछे छुप गई और कहने लगी कि ये यहाँ पर क्यों आ गया, जबकि वो नहीं जानती थी कि लू असल में उसकी याद भुलाने के लिए रोज गार्डन आता था। तभी जिया सोचती है कि रोज गार्डन से तो लू को बहुत ज्यादा नफरत थी, वो यहाँ आकर क्या करता होगा। तभी लू सोफे पर बैठकर ड्रिंक करने लगता है और कहता है कि आज मुझे फिर एक ड्रिंक सेमेट्री, मेमोरियल पिक्चर और डेथ सर्टिफिकेट के साथ करनी होगी। तभी वो जिया को बहुत ज्यादा याद करता है और कहता है कि जिया, तुम्हारे एंडलेस तरीके हैं, तुम इस तरह मुझसे अपना प्यार उगलवाना चाहती हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम इस तरह से गायब हो जाओगी तो मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा, मैं तुम्हें याद करने लगूंगा और मैं तुम्हें कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला, मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। तभी जिया अपने मन में सोचती है कि यह आज भी मुझसे बहुत नफरत करता है, इसके लिए मैं मर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इसको मुझ पर तरस नहीं आता। अगर मैं आज भी इसके सामने आ जाऊँ तो शायद इससे बर्दाश्त ना हो सकूँ, इसलिए मैंने बेहतर ही किया जो इस फेक डेथ का ड्रामा रचाया। तभी लू अपने पास पड़े हुए एक ड्राइंग को उठाता है। वो ड्राइंग दरअसल लू और जिया की एक पिक्चर की हुई बनाई हुई थी और तभी वो याद करता है जिस दिन जिया ने इस ड्राइंग को बनाया था। तभी लू उस दिन को याद करता है जब वो लॉन्च में बैठे हुए चाय पी रहा था और तभी सामने बैठी हुई जिया उसकी ड्राइंग बना रही थी। जब ड्राइंग कंप्लीट हो गई तो लू जाने लगा तो जिया उसको कहती है कि देखो मैंने कैसी ड्राइंग बनाई है, जिस पर लू उसको कहता है कि ये बहुत ही बुरी है। लू जिया से पूछता है क्या तुम इतनी फ्री हो, तुम्हारे पास इतना ज़्यादा टाइम है? तो जिया उसको बताती है मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मोहब्बत में इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ बढ़कर कर सकती हूँ।
तभी जिया उससे कहती है कि मैं जानती हूँ तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते और मेरी मोहब्बत एक तरफा है, लेकिन मैं इंतज़ार करूँगी, जितना ज़्यादा हो सके मैं इंतज़ार करूँगी और मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसमें कितना ज़्यादा समय लगता है। सबको याद करते हुए लू को गुस्सा आने लगा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी वो कहता है कि जब वो लड़की ही मर चुकी है तो उसकी पिक्चर्स रखकर क्या फ़ायदा, और वो उसकी ड्राइंग फेंक देता है और कहता है कि ये सिर्फ एक गंध है। तभी जिया जो पीछे खड़ी थी वो कहती है कि मेरी मौत से इसको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा, ये आज भी मुझसे उतनी ही नफरत करता है जितनी पिछले 7 साल से करता आ रहा था। ये मेरी खुशफहमी थी कि मैं इसकी फीलिंग्स चेंज कर लूंगी। मेरी मौत की खबर सुनकर तो इसकी एक हार्ट बीट भी मिस नहीं हुई होंगी। दरअसल जिया की उसकी तरफ पीठ थी, वो उसके गुस्से से भरी आवाज तो सुन सकती थी, लेकिन उसकी आंखों से बहते हुए आंसू उसको नजर नहीं आ रहे थे। जिया के जाने के बाद लू बुरी तरह रोने लगा और उसकी यही हालत रुयान ने भी देख ली। आखिर इस लड़के को मैं नजर क्यों नहीं आती, इसको सब दिखते हैं पर मैं नहीं दिखती, मुझे मुकम्मल तौर पे इग्नोर कर देते हो तुम, लेकिन मैं भी तुम्हें पाने के लिए हर हद तक जाऊंगी। और तभी वो फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करती है और कहती है कि तुम जिया को ढूंढ निकालो, चाहे कहीं से भी हो, और पैसों की टेंशन मत लेना, मैं पैसे अरेंज कर लूंगी। लू रोज गार्डन में मौजूद था और वो ड्रंक था। तभी जियो उसके पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, 3 दिनों से ना तुम्हारे कोई मैसेजेस आ रहे हैं और ना ही कॉल, और ना ही तुम किसी से बात कर रहे हो। तुम्हें अपनी इस कंडीशन पर तरस भी नहीं आता, तुम रोज यहाँ पर आकर ऐसा करो तब भी जिया वापस नहीं आने वाली, क्योंकि अब वो इस दुनिया में नहीं है। ना ही तुम्हें अपने बिजनेस की कोई फिक्र है, तुम्हें आइडिया भी है कि तुम्हारे स्टेक्स कितने नीचे जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम यहाँ आकर जितने दिन मातम कर लो। तभी लू कहता है कि हाँ, तुम्हारे बिजनेस के आइडिया से याद आया कि वैम्पिंग जानता होगा, वैम्पिंग जानता होगा कि जिया की डेथ कहाँ हुई है। मैं वैम्पिंग को कहूंगा कि वो जिया की बिलोंगिंग्स मुझे दे दे, और ये बोलकर वो वहाँ से निकलने लगा। और तभी लू वैम्पिंग के ऑफिस पहुँच जाता है और वहाँ जाकर वो पूछता है कि जिया की बिलोंगिंग्स कहाँ है, ये तुम जानते हो, प्लीज मुझे बता दो। लेकिन वैम्पिंग तो शायद पहले से ही भरा हुआ बैठा था, उठकर कहता है कि तुम तो जिया का नाम भी मत लेना, जब तक वो जिंदा थी तब तक तुम्हें उसका एहसास नहीं हुआ, हालांकि तुम जानते हो कि वो आखिरी हद तक तुमसे मोहब्बत करती थी। तुम्हें उसकी बिलोंगिंग्स चाहिए ना, सारे एम्प्लॉयज़ के सामने झुककर माफ़ी मांग लो तो शायद मुझे तुम पर तरस आ जाए, और इसके अलावा मैं तुम्हें कभी भी उसकी बिलोंगिंग्स नहीं दूंगा। तभी लू वहाँ घुटनों के बल बैठ गया और कहता है कि वैम्पिंग प्लीज़, मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे उसकी बिलोंगिंग्स दे दो। इस पर वैम्पिंग बहुत हैरान होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम जिया के लिए इस हद तक जा सकते हो। तभी वैम्पिंग उसको बिलोंगिंग्स दे देता है। की लेकर लू उसके घर पहुंच गया और घर में एंटर होते ही वो रोने लगता है और कहता है कि देखो जिया, मैं तुम्हें ढूंढने आ गया हूँ और मुझे यकीन है कि मैं तुम्हें ढूंढ के ही रहूंगा। तभी उसको ऐसे फील होता है जैसे जिया ने उसको बुलाया। वो उसके रूम में जाता है लेकिन वहाँ पर जिया नहीं होती, लेकिन वो कहता है कि कुछ गड़बड़ है, मैं जानता हूँ कि जिया जिंदा है और उसको कुछ नहीं हुआ और मैं उसको ढूंढ लूंगा। लू की हालत अब हर गुजरते वक्त के साथ पहले से ज्यादा खराब हो रही थी, जबकि अगले सीन में जिया एयरपोर्ट जाने के लिए निकल रही थी। तभी वैम्पिंग उसको कहता है कि मैंने लू को पता नहीं लगने दिया कि तुम जिंदा हो, अगर उसको पता चल गया कि तुम यहाँ पर हो तो वो तुम्हें कभी नहीं जाने देगा। जिस पर जिया उसको कहती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे दिल में ना उसके लिए मोहब्बत है और ना ही उसके लिए नफरत है, मैंने अपनी जिंदगी के कीमती 7 साल उसके पीछे लगा दिए, लेकिन अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ। अभी वो यही कह रही थी कि पीछे से एक गाड़ी आई और उस गाड़ी ने बहुत जोर से जिया को हिट कर दिया। जिया और वैम्पिंग दोनों का एक्सीडेंट हो चुका था और वो दोनों ही वहीं पर बेहोश थे। तभी रुयान सामने आती है और कहती है, देखो जिया, तुम्हें मरने का कितना शौक था, मैंने तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी, अब मेरे और लू के बीच में कोई नहीं आ सकता, तुम भी नहीं। जबकि दूसरी तरफ लू को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसको बताता है कि असल में जिया की डेथ नहीं हुई, इंडीड अभी उसका कार एक्सीडेंट हुआ है, वो और वैम्पिंग दोनों हॉस्पिटल में हैं, तुम हॉस्पिटल पहुंच जाओ। वो हॉस्पिटल में जिया के साथ मौजूद था। जिया बेहोश थी और तभी उसको होश आ जाता है। तभी लू उसको कहता है कि देखो जिया, मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ और अब की बार मैं तुम्हें प्यार करूंगा। लेकिन जिया तो उसको जानती ही नहीं थी। तभी वो कहती है कि तुम कौन हो, लेकिन जू पर नजर पड़ते ही वो जू को पहचान लेती है और उससे पूछती है कि वैम्पिंग कैसा है, उसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की, वो किस हालत में है। जू उसको बताता है कि वैम्पिंग को ज्यादा नहीं लगी थी, वो ठीक है, बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। जू उसको कहता है कि हाँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, बाकी सब हम देख लेंगे। तभी जिया उसको कहती है कि तुम कौन हो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं। तभी लू उसको बताता है कि मैं वही हूँ जिससे तुमने जबरदस्ती शादी की थी और जिसके दिल में जगह बनाने के लिए तुमने अपनी जिंदगी के 7 साल लगा दिए। तभी लू डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि हमारे पेशेंट को क्या मसला है, उसको मैं याद क्यों नहीं रहा। जिस पर डॉक्टर उसको कहता है कि आपके पेशेंट को पार्शियल एमनेशिया हो गया है, असल में उसको सर पे हिट किया गया था, इस वजह से। लू कहता है कि वो तो बाकी सबको जानती है। तो डॉक्टर ने बताया कि इसमें ज़्यादातर पेशेंट्स अपनी पेनफुल मेमोरीज को भूल जाते हैं, आप टेंशन ना लें, वक्त के साथ साथ उसको सब याद आ जाएगा। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पेशेंट्स की मेमोरी कभी भी वापस नहीं आती, इसलिए मैं आपको कहूँगा कि आप मेंटली प्रिपेयर रहें किसी भी चीज़ के लिए। वो अपने फ्रेंड से कहता है कि एक काम करो, तुम इस कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करवाओ, मुझे लगता है कि इसके पीछे ज़रूर किसी का हाथ है।
और हाँ, एक काम और करना, मैं अपनी लू का ऑपरेशन तुम्हारे हाथ छोड़ता हूँ। आज के बाद वो तुम्हारे हवाले। अब से मैं सिर्फ जिया के साथ रहूंगा और उसका ख्याल रखूंगा। उसको मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है। वैम्पिंग जिया के पास मौजूद था। वो जिया को कहता है कि तुम जल्दी रिकवर हो जाओ। मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द ठीक हो जाओ। तभी जिया उसको कहती है कि तुम कितने कूल हो, खुद तुम इतने बीमार हो और तुम्हें मेरी पड़ी हुई है। उसी टाइम वहाँ पर लू जिया के लिए खाना लेकर आ जाता है। लू जिया को कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें मेरे हाथ का बना हुआ खाना खाना है। देखो आज मैं खुद तुम्हारे लिए खाना बनाकर ले आया हूँ। तभी जिया उसको कहती है कि ठीक है, पास्ट में मैं तुम्हारी वाइफ रही होंगी या मैंने कोई ऐसी बात कह दी होगी, लेकिन अब मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, इसलिए मुझे परेशान करना बंद करो। और तभी वो खाना नीचे फेंक देती है। मैं अपनी जिंदगी में सिंगल हूँ और बहुत खुश हूँ, लेकिन अगर कभी भी किसी को चूज करना पड़ा तो मैं वैम्पिंग को चूज करूंगी। तुम अब पीछे हट जाओ। लेकिन लूइस को कहता है कुछ भी हो जाए मैं पीछे बिल्कुल नहीं हटूंगा। और उसकी ये बात रुआन ने भी सुन ली थी। बाहर लू की मुलाकात रियान से होती है और रियान उसको कहती है कि तुम ऐसी लड़की के पीछे क्यों पड़ गए हो, तुमने अपना स्टैंडर्ड कितना लो कर दिया है, तुम्हें आइडिया है सब लोग तुम पे हंस रहे हैं, लेकिन आज तो उसने खुल के तुम्हें रिजेक्ट कर दिया है, अब उसका पीछा छोड़ दो। तभी लू उसको कहता है कि अगर वो मुझे 1000 बार रिजेक्ट करे, 10,000 बार रिजेक्ट करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रियान उसको कहती है कि तुम शायद भूल चुके हो, ये मेरी बहन की कातिल है, मेरी बहन के कातिल से तुम कैसे प्यार कर सकते हो। तभी लूइस को कहते हैं मैं भी जानता हूँ और तुम भी जानती हो, जिया का तुम्हारी बहन की डेथ से कोई ताल्लुक नहीं, और हाँ आइंदा मेरे सामने कभी मत आना, मैं तुम्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा। नेक्स्ट डे जिया हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर मौजूद थी कि वहाँ पर लू आ गया। तभी वो लू को कहती है कि तुम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ देते। लू उसका हाथ पकड़ता है तो वो उसके हाथ पे काट लेती है। वैम्पिंग लू को कहता है कि बिन बुलाए कहीं पर जाना और लड़कियों को फोर्स करना क्या तुम्हारे खानदान की यही तरबियत है। लू उसकी बात अनसुनी कर देता है और जिया को उठाकर वहाँ से ले जाता है। बाहर वो दोनों बेंच पे अकेले मौजूद थे। जिया बहुत नर्वस थी और वो लू से कहती है कि मैं तुम्हें कितनी दफा समझाऊं, मैं तुम्हें नहीं जानती, तुम मेरा पीछा छोड़ दो, तुम्हें चाहिए कि एक ही दफा मेरी बात समझ जाओ। लू उसको कहता है कि मेरा तुम पे दिल आ चुका है, ये बात तुम भी एक ही दफा में समझ जाओ तो मेरे लिए अच्छा होगा। जिस पर जिया उसको कहती है कि तुम अपनी कंडीशन बताओ, वो कौन सी शर्त है जिस पर तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी कर देती हूँ, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। इस पर लू उसको कहता है कि मेरी सिर्फ एक ही शर्त है और वो ये है कि तुम मुझसे उस तरह प्यार करो जिस तरह तुम पहले करती थी। तभी जिया उसको कहती है कि ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं, इस तरह तो सोचना भी मत। जिया भी उठकर जाने ही लगी थी कि लू उसको हाथ से पकड़ के अपने करीब खींचता है। यूं वो लू के बहुत ज्यादा करीब आ चुकी थी। लू के इस तरह करीब आने पर जिया भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकी और इस तरह वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से किस करते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद जिया को एहसास हो गया कि वो क्या कर रही है, तो वो पीछे हटकर वहाँ से चली गई। तभी लू उसको पीछे से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेमोरी लॉस नहीं की। जब जिया गाड़ी में आकर बैठती है तो वैम्पिंग भी उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने मेमोरी लॉस नहीं की और तुम झूठ बोल रही हो, क्या ऐसा ही है। तभी जिया उसको कहती है कि नहीं, मैं इस बंदे को भूल चुकी हूँ। जिया हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो चुकी थी। वो वैम्पिंग के साथ कहीं जा रही थी कि लू सामने से आ जाता है। लू उसके लिए फ्लावर्स का बुके लाया था। तभी लू ने उसको कहा कि मैंने तुम्हारे लिए रोज गार्डन को रीसेट करवाया है, तुम प्लीज आ जाओ और एक नजर देख लो। लेकिन तभी जिया उसको कहती है कि देखो मुझे परेशान मत किया करो, पहले तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे लेकिन अब मुझे तुमसे नफरत होने लगी है, आइंदा मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। अगले सीन में जिया एक रेस्टोरेंट में मौजूद थी और तभी लू का फ्रेंड उसको कहता है कि तुम्हारा अच्छा दोस्त होने के नाते मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही जबरदस्त डेट अरेंज की है, लेकिन इस तरह खाली हाथ उसके पास बिल्कुल भी मत जाना, पहले जाओ एक रिंग और कुछ फ्लावर्स ले आओ। तभी लू वहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो वापस आए वो देखता है कि रेस्टोरेंट में आग लगी हुई है और हर तरफ धुआं ही धुआं है और वो चिल्लाने लगता है कि जिया जिया तुम कहाँ हो। अभी वो जिया को बचाने के लिए आग में कूदने ही वाला था कि जिया उसको आवाज देती है और कहती है कि लू तुम क्या करने वाले थे। तभी वो जाकर जिया को हक कर लेता है। जिया भी कंफर्टेबली उसको हक कर लेती है, जिससे पता लगता है कि उसके दिल में लू के लिए अब भी फीलिंग्स मौजूद है और वो दोनों एक दूसरे के साथ खुश नजर आ रहे थे। जबकि रुयान बुरी तरह जेलेसी की आग में जल रही थी। तभी वो कहती है कि देखो इतना सब कुछ करने के बाद भी लू जिया से बाज नहीं आया, लेकिन खैर मैं भी पीछे नहीं हटूंगी और आखिरी दम तक लड़ती रहूंगी। अगर लू मेरा नहीं हो सका तो मैं इसको किसी का नहीं होने दूंगी, बल्कि अब की बार मैं सब कुछ अपने हाथों से खुद करूंगी। और तभी वो जिया को कॉल करके कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि लू और जिया ही के बीच में क्या था, तो कल रूफ टॉप पे आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। लू जिया के लिए सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा था। तभी उसको पता चलता है कि जिया रुयान से मिलने रूफ टॉप पे गई है और समझ जाता है कि जिया को खतरा है। तभी वो वहाँ पर पहुँचने चला गया। जब जिया रूफ टॉप पे पहुंची तो रुयान उसको कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम बच गई हो। तभी उसने पूछा क्या वो कार एक्सीडेंट तुमने करवाया था। वो कहती है हाँ, लेकिन मेरी बहन तुमसे ज्यादा बदकिस्मत थी क्योंकि वो अपनी जान नहीं बचा सकी। जिया उससे पूछती है कि क्या अपनी बहन को तुमने खुद कत्ल करवाया था, जिस पर रुयान कहती है कि हाँ और अब तुम्हारी बारी है, और उसकी ये सारी बातें लू सुन चुका था। तभी लू उसको कहता है कि ऐसा कैसे कर सकती हो, वो तुम्हारी सगी बहन थी, तुम्हारी ट्विन थी, तुम इतना कैसे गिर सकती हो। तभी रुयान जिया के गले पर नाइफ रखती है और लू से कहती है कि एक कदम भी आगे मत बढ़ना वरना तुम इसको खो दोगे। लू जिया को तो बचा लेता है लेकिन खुद रुयान के वार से नहीं बच पाता और वो उसको नाइफ से मार देती है। लू हॉस्पिटल में था और जिया उसको बताती है कि तुम्हें ठीक देखकर मुझे खुशी हुई, मुझे चाहती थी कि तुम जल्द से जल्द रिकवर करो। तभी लू उसको एक दफा फिर प्रपोज करता है, जिस पर जिया उसको कहती है कि सॉरी मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर सकती, मुझे आइडिया है अगर मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट करूं तो तुम दोबारा से वही सब करोगे जो तुम पहले कर चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें दोबारा चांस नहीं दे सकती। लू उसकी
बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि प्लीज़ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लो, मैं अपनी कोई भी मिस्टेक रिपीट नहीं करूँगा। लेकिन जिया उसको धुतकार कर वहाँ से चली जाती है। जबकि अगले सीन में जिया वैम्पिंग के साथ मौजूद थी। वो एक दफ़ा फिर एयरपोर्ट जा रही थी। वैम्पिंग उसको कहता है कि मैं जानता हूँ लू तुमसे प्यार करता है, अपने किए पर लू को अफसोस है, तुम उसका प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती। तभी जिया कहती है कि मेरे और उसके बीच में एक बैरियर है, अगर वो मेरे तक आना चाहता है तो वो खुद पहुँच जाएगा। तभी वैम्पिंग लू के पास आता है, उसको एक लेटर और वो रिंग देता है जो कि उसने जिया को दी थी, जिस पर जिया ने लिखा था कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुझे ढूंढ निकालो, अगर तुमने मुझे ढूंढ निकाला तो मैं तुम्हारी हो जाऊंगी। ये देखकर लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मैं किसी भी तरह उसको ढूंढ निकालूंगा, और वहाँ से चला जाता है। तभी वैम्पिंग अपने मन ही मन में कहता है कि जिया, मैं चाहता हूँ कि बिलाखिर तुम्हें तुम्हारी खुशी मिल ही जाए। उम्मीद है आपको मूवी जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मजीद ऐसी मूवीज के लिए स्टे ट्यून्ड।